गया था पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। उस समय में भी एक यूजीसी ये नीट के 2024 के परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में लोगों के मन में व्यापक चिंता थी। उस समय में भी इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम है और इससे शिक्षा विभाग सुधरेगा और इससे परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं अब नहीं होगा, अब किसी का साहस नहीं होगा। ऐसे ऐसे कड़े दंड उस समय सरकार ने कहा कि 2024 के बिल में वो लाए हैं। तो जो 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है, ताकि पता तो चले कि यह सरकार 2 साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक भ्रष्टाचारी हुई उसको लेकर यह सरकार कितने गंभीर है। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। मई 6, 2025 एक दूसरे व्यक्ति रंजीत कुमार बरुआ जो करियर एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है, वो बेल। एक अमित कुमार सिंह जो पेपर सॉल्वर के गैंग में था, उसको मई 7, 2025 को उसको बेल। एक पंकज कुमार जो कैंडिडेट्स को वो सारे कागज लीक करता था मोबाइल फोन के द्वारा, मई 15, 2025 उसको बेल। राकेश जिसका ये आरोप था कि उसने प्रश्न कागज को उसकी चोरी की, उसको बेल। तो ऐसे एक लंबा ब्यौरा है, चाहे वो अमित प्रसाद महाराणा का हो या धीरेन्द्र कुमार पांडा का हो। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ। और अफसोस की बात है सर, उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा, कहां हुआ पेपर लीक? नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं। ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है सर। आज ये बात प्रधानमंत्री आते हैं इंस्टाग्राम के रील पर, वो अलग बात है कि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उस कैबिनेट बैठक में शिक्षा को कैसे सुधारा जाए,
पेपर माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सेटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सॉल्वर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, टेस्टिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, कोचिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, सिलेबस कैसे स्कूल के सिलेबस के साथ मिले, आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा के पेपर ना आए, सीबीएसई के ओएमआर में धांधली न हो, इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो, इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो। और प्रधानमंत्री जब आते हैं हाई पावर कमेटी की बात करते हैं, तो 2 साल पहले जो के राधाकृष्ण की जो हाई कमेटी थी उसका क्या हुआ? 2 साल हाई कमेटी आपने गठन की, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के निरीक्षण में एक हाई कमेटी बनी, के राधाकृष्ण फॉर्मर इसरो के चेयरमैन। अगर वास्तविक में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया तो 2 साल पश्चात ही आज क्यों दोबारा ऐसा पेपर लीक हुआ? सरकार ये दिखाना चाहती है कि ये बहुत गंभीर है। पिछले कुछ दिनों में पता चला कि एनटीए के लगभग 47 लोगों को बदला गया। सर, मैं इस सरकार से मैं ब्यौरा चाहूंगा कि वे जो 47 लोग हैं जिनको आपने ट्रांसफर किया या सस्पेंड किया, कौन है वो? क्योंकि एनटीए की जो एक्चुअल सैंक्शन कैपेसिटी है, एनटीए की जो सैंक्शन कैपेसिटी है वो 34 की है, 34 की सैंक्शन कैपेसिटी है। ये 47 कौन है? कौन है ये 47? 34 में से तो शायद 10-11 वैकेंसियां हैं, 24 ही है जहां पर लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो 47 जो सैंक्शन, ये कौन है? जो आउटसोर्स करके अपने लोगों को लाया एनटीए में, वो लोग हैं क्या? उसका ब्यौरा मिलना चाहिए। हम जानना चाहते हैं, आपने एनटीए के डीजी को बदला और एनटीए के चेयरमैन को रखा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको एनटीए के डीजी पर विश्वास नहीं, आपने मान लिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, आपने ये भी मान लिया, तो आपको एनटीए के चेयरमैन पे इतना विश्वास क्यों? ये हम जानना चाहते हैं। सुनाई दे रहा होगा सर, एक विशेष संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उसका ब्यौरा देख लीजिए, एनटीए के चेयरमैन का ब्यौरा देख लीजिए। इससे पहले वह मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस चेयरमैन के वो कमीशन के चेयरमैन थे, और उस समय में भी धांधली हुई, उससे पहले वो छत्तीसगढ़ में भी पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन थे, उस समय में भी धांधली हुई। ऐसे इतने धांधली से जुड़े हुए व्यक्ति को आज भी इतने पेपर लीक होने के पश्चात भी आपकी सरकार बचा रही है, आपकी सरकार बचा रही है। जिस एनटीए के द्वारा 21 बच्चों ने आत्महत्या की, आज भी वो चेयरमैन बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष संघ के साथ जुड़ा हुआ है। और यही दर्शाता है कि आप शिक्षा विभाग में आप सुधार नहीं चाहते, क्योंकि आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, मैंने कोई असंसदीय बात नहीं की। आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इसलिए हम देखते हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में हो, कॉलेज के प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट में हो, जब फैकल्टी की बदली होती है उसमें हो, चाहे आउटसोर्सिंग में हो, हर चीज में हम देखते हैं कि जो जिन यूनिवर्सिटी की कल्पना पंडित नेहरू ने एक साइंटिफिक टेम्पर के द्वारा उन यूनिवर्सिटीज के एक सपना देखा था, आज उन्हीं यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप शिक्षा के माध्यम से इस पीढ़ी को आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर रहे। आप शिक्षा के माध्यम से इस पीढ़ी के लोगों को आने वाले समय में आपके दल के सदस्य बने, आपको वोट दे, उसके लिए आप एक माहौल बना रहे हो। यह है आपके लिए शिक्षा का उद्देश्य, यह है शिक्षा का उद्देश्य। और हमने देखा कि वे जो संस्थाएं, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, देश भर से माता पिता अपने बच्चों को बोल रहे कि जाओ दिल्ली जाओ,
अगर दिल्ली नहीं जा सकते तो बॉम्बे जाओ, बिहार में जाओ, लेकिन धरना प्रदर्शन करो। आज शिक्षा की बात है, आपको अपना भविष्य आपको बचाना है। मैं नहीं जा सकता पर मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक मां ने एक आशीर्वाद के साथ अपने बेटी को भेजा, एक बाप ने अपने बेटे के पीठ पे थपथपाकर उसको जंतर मंतर पे भेजा, और DU, IIT, JNU कहती है आप मत जाओ। छात्रों को कहती है अगर आप जाओगे तो आपके करियर पर प्रभाव बन सकता है। यह है शिक्षा की संस्थाएं। ऐसे हम आने वाली चुनौतियों के लिए हम भारत का निर्माण करेंगे। अपने युवाओं को हम उनको ताकत देंगे। इसीलिए अगर एक बात इस पूरे घटनाक्रम से निकलती है वो ये है कि आज शिक्षा में ये इस बिल से, जिसमें आपने पेनल्टीज बढ़ा दिए, पनिशमेंट बढ़ा दिए, इससे हमारा शिक्षा विभाग नहीं सुधरेगा। राहुल गांधी जी बार बार कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी सिर्फ एक मुखौटा है आपके शिक्षा विभाग का। आपकी शिक्षा के प्रति जो आपकी जो नीति है वो सिर्फ उसका एक चिन्ह है, एक सिंबल है। उनके हटने से भी शिक्षा में सुधार आएगा। आज भी ना बच्चों को विश्वास आता है इस बात पर, ना हमें इस बात पर विश्वास है। लेकिन इसके पश्चात भी आज शिक्षा पर बातचीत हो रही है। आज शिक्षा को लेकर धरना हो रहा है। आज शिक्षा को लेकर जंतर मंतर में हजारों की तादाद पर लोग इकट्ठित हुए। आज शिक्षा के विषय पर सारे दल संगठन सबने अपने अपने प्रदेशों में, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे या असम में हो, सब जगह विभिन्न राजनीतिक दल संगठन और इन दल संगठन से अलग सारे युवा सड़क पे आ गए। सबने अपने शिक्षा की मांग की। और क्यों मांग की? उनके दुख को पहले हमें समझना चाहिए, उनके पीड़ा को हमको समझना चाहिए, वो उनके अंदर जो नाराजगी है उस बात को हमें समझना चाहिए। नहीं तो किसी का इतना साहस नहीं कि सड़क पे आके गर्मी बारिश, सड़क पे सोना, पुलिस की लाठी खाना, दिन दिन भूख हड़ताल पे रहना, सबकी इतनी साहस नहीं है। ये साहस कहां से आता है? ये साहस आता है उस दर्द से, जिस दर्द में अपने भविष्य को लेकर वो विवश हैं, जिस दर्द में अपने देश के भविष्य को लेकर वो विवश है, जिस दर्द को वो आज के समाज में उसको व्यक्त भी नहीं कर सकते, सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते। और बहुत ही बढ़िया एक व्यक्ति ने इस पूरे जो दर्द है, इस दर्द के बारे में बात करते हुए गोपाल दास नीरज के गीत की बात करता है। वो व्यक्ति जिस व्यक्ति से राहुल गांधी जी मिलने गए, उसने कहा, उसने हमें याद दिलाया कि नीरज की वो पंक्तियां, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुबे शूल से, लुट गए सिंगार सभी, भाग गए बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये बच्चों की वो दुख है। क्या करें? हमारे पास पैसे नहीं है इतने कि हम पेपर खरीद पाएं। 30-30 लाख का पेपर हमें खरीदने के पास, हमारे पिताओं के पास इतने सामर्थ्य नहीं है। वो दुख है, वो नाराज है, और इसीलिए जब वो दुख से वो लड़ नहीं पाते तो आत्महत्या पर आ पड़ते। और NCRB में सर, आज देश की ये व्यवस्था, देश की असली ये है कि आज NCRB में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में, ये भी एक कारण है कि आत्महत्या हुई क्योंकि वो बच्चा एग्जाम में फेल हुआ। ऐसा भी एक कारण आ गया है। बच्चों की आत्महत्या, छात्रों की आत्महत्या लगभग 1 लाख से ऊपर बढ़ चुकी है। 1 लाख से ऊपर, जिसमें से 2000 ने तो साफ साफ कहा है, 2400 ने साफ साफ कहा है कि मैं फेल हो गया और इसीलिए मैं सुसाइड ले रहा हूं। बहुत लोग, बच्चों ने पारिवारिक कारण से, फैमिली रीजन से वो आत्महत्या उन्होंने की। लेकिन इसके पश्चात भी वे युवा आए, वो चाहे गुजरात से हो, वो चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे विदेश से हो, चाहे दक्षिण भारत से हो, महाराष्ट्र से, वो सब आए। और जब वो आए और दिल्ली की गर्मी, दिल्ली के बारिश से जब वो जो उन्होंने उसमें जो दर्द है, उसमें जो संघर्ष है, उस संघर्ष को याद करते, उस संघर्ष को झेलने में उन्होंने याद किया सावित्री बाई फुले को। वे लड़कियां जो आई थी, ऐसे बहुत लड़कियां थी जिन्होंने रील पे कहा कि मैं अपने माता पिता को बिना बोले में जा रही हूं क्योंकि मुझे लड़ना है।
ऐसे भी लड़कियां थी जिन्होंने कहा कि मैं छात्र नहीं हूं, मैं काम करती हूं, लेकिन मैंने भी कुछ साल पहले नीट का परीक्षा दिया था, मैं पहले अटेम्प्ट में मेरा पेपर लीक हो गया, कितना मानसिक मेरे पे दबाव बना मैं खुद समझ सकती हूं। आज अगले पीढ़ी के साथ जिस समय मैं खड़ी नहीं हो पाई, मैं बाहर नहीं आ पाई, लेकिन आज अगले पीढ़ी के साथ मैं खड़ा होना चाहती हूं, मैं जाऊंगी आज। ये सब वहां पे आए क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिहास को याद किया कि जिस प्रकार से सावित्री बाई फुले हो या फातिमा शेख हो, जिस प्रकार से समाज ने उन पर उत्पीड़न किया, लेकिन वो कभी भी अपने बाग से हटे नहीं। युवा लोग आए, एक लड़का था हरे शर्ट में, वो पुलिस को बोल रहा कि आ मार, मुझे मारो, मारो सर मारो। उसमें वो भगत सिंह का जज्बा हमें दिखाई दिया। हमेशा उसने हाथ नहीं उठाया, उसने खाली बोला कि मारो, क्योंकि ये थी लोगों की और युवाओं की ताकत कि अब वो डर उनसे चला गया, डर खत्म हो गया, डर गायब हो गया। लाठी है, दर्द होगा, रात को सोने में मुश्किल होगी, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होता, अगर शिक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए अगर मुझे 2-3 लाठी भी खानी पड़ेगी तो मैं लाठी खाने जाऊंगा। ऐसे भी लोग थे जो 20 जुलाई की रात को आए। वो 20 जुलाई के सुबह नहीं थे, 7 बजे नहीं थे, 4 बजे दोपहर को नहीं थे, वो रात को 10 बजे आए। क्यों उनको दुख हुआ। उन्होंने रील में देखा कि किस प्रकार से पुलिस वालों ने बच्चों पर हाथ उठाया और उन्होंने बोला कि चलो मैं भी एक लाठी खाने जाऊंगा। ये है हमारा युवा शक्ति। मैं इस सदन से भारत के युवा समाज को मैं नमन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, शुभकामनाएं मैं देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें दोबारा याद दिलाया कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। आपने दोबारा हमें याद दिलाया कि सवाल पूछना आप सबका, हमारा सबका मौलिक अधिकार है। हमने वो भी देखा उस मध्य प्रदेश से आए हुए आदमी को जिसके सर पर खून निकल रहा था। क्योंकि कांटों से भरा हुआ एक डंडा उसके सर पर पड़ा और उसने तब भी वो पीछे नहीं हटा, खून से लथपथ उसका चेहरा। उस समय भी पुलिस को ललकार रहा था कि देखो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता प्रजा राजा होता है। ये है वहां की उस ताकत। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत से गलत शब्द भी उस सभा में, जंतर मंतर में किए गए। मैं उन गलत शब्दों का जो मर्यादा से बहुत दूर है, अमर्यादित है, उन शब्दों का समर्थन नहीं करता, लेकिन उन शब्दों के बारे में भी याद करना चाहिए जो बाकी बच्चों ने हमें याद दिलाया। किसी एक बच्चे ने याद दिलाया वसीम बरेली की कविता, जिसमें लिखा है, जो उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये है बच्चे, ये है वो बच्चे और जो अलग अलग प्रदेश से आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई। हर वो बेटी जो वहां जाती थी वो कहती थी कि ये जंतर मंतर, ये ऐसा एक जगह बन गया है जहां पर मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूं। जब पुलिस की लाठी आती है तो कोई अनजाना व्यक्ति, कोई अनजाना उसके सामने आकर अपने शरीर से उस लड़की को बचाता है। डंडा उसके लड़के के शरीर पर पड़ता है, वो लड़का कहता है कि इस उंगली से मैंने पिछली बार कमल पर वोट डाला, आज इसी उंगली को कमल के पुलिस ने तोड़ डाला। ये है उनका साहस। आज समाज, मैं पूरे छात्र के साथ पूरे समाज को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उस गुरुद्वारों को के संचालकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपना दरवाजा खोला, लोगों को वहां पे शरण दिया। ये है हमारी देश की खूबसूरती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश भर से लोगों ने फोन किया कि मैं वहां जा नहीं सकता, लेकिन स्विगी के द्वारा उन बच्चों को खाना तो पहुंचा सकता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन वकीलों का, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो, चाहे वो जंतर मंतर पे आए हो, सबने बोला कि लोकतंत्र के साथ, संविधान के पक्ष में आज हम सब यहां पे खड़े हैं। लेकिन जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी।
हमने देखा आपने किस प्रकार से पेलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत, और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पेलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है, और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं, और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। मेरा ये कहना है सर, गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। यहाँ पर बैठे हैं सर, आज ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है, ये बिल क्यों आया है समझना चाहिए। ये बिल इसलिए आया है कि गृह मंत्री के द्वारा भेजी हुई पुलिस लोगों के हौसले को कुचल नहीं पाई, इसीलिए ये बिल आया है। आपने उस धरना को खत्म नहीं कर पाया, इसलिए ये बिल आया है। हमने देखा ना सिर्फ दिल्ली में, बिहार में आपने AK-47 का इस्तेमाल किया। ये नौबत है, ये नौबत है। हमने इसीलिए मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा और धरना प्रदर्शनकारी के साथ है जिन्होंने एक और हमें बहुत ही खूबसूरत गीत याद दिलाया, दिनकर का। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्म में है तो 2 बार नहीं मरना है। ये जो लोगों ने आज जो संदेश दिया है लोकतंत्र में, दोबारा उन्होंने आज हमारे ऊर्जा जो दी है, इसके लिए सारे विपक्षी दल, हम भारत के युवा समाज के साथ है, छात्र समाज के साथ है, वे सारे जिन्होंने संघर्ष किया उनके साथ है। और आज भी अब चाहते हैं कि गृह मंत्री आए और सदन के अंदर बोले कि क्यों आपने पुलिस के द्वारा बच्चों पर ये of a responsive governance by a responsible Modi government. But Speaker Sir, this reform is not in isolation. अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो वो नेता हैं जो यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र देते हैं विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इसीलिए परीक्षा में चर्चा कर उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय का निवेश करा है इस देश के युवाओं में। उन्होंने तो ये सुनिश्चित करा है कि हमारे देश का बच्चा एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। पिछले 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार के अथक प्रयासों से रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है। आप देखिए 12 सालों में अध्यक्ष जी, मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल सीट्स हैव डबल्ड, दुगनी हो गई है उनकी संख्या। यही नहीं, IITs अब 16 के बजाय बढ़कर 23 हो गई हैं। IIMs 13 से बढ़कर 21 हो गई हैं। फंक्शनिंग एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब 7 नहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल में 7 से बढ़कर 20 हो गई हैं। यही नहीं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भारत में मोदी जी के कार्यकाल में 60% से ज्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं। As far as higher education enrollment statistics are concerned, अध्यक्ष जी, 91 लाख एडिशनल स्टूडेंट्स अब हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में एनरोल करते हैं, जिसमें से 50 लाख महिला स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं। और हमला आपने वही किया, और इसीलिए किया क्योंकि नींव पर ही अगर हमला होगा
तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो आंकड़े सरकार के बताए गए हैं, 1 लाख से ज्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। और अगर ये बात गलत है तो हमें उम्मीद है सरकार इस पर भी जवाब देगी। और अगर हम आंकड़े निकालें तो जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, यूपी में सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। और ये सरकार के आंकड़े हैं कि 7 लाख से ऊपर विद्यालय थे जो अब 6 लाख रह गए हैं। और यूपी में तो सबसे ज्यादा बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 26,386 सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकार ने। और केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं, नौकरी पे भी हमला किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। और घोटाला इतना बड़ा है कि वो सभी कोर्टों में गए हैं और पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। कोई स्थान नहीं बचा अध्यक्ष महोदय जहां पर वो शिक्षक भर्ती के लोग न गए हों। मंत्रियों के यहाँ गए, आंदोलन किया है, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए हैं। लेकिन देखिए सरकार भी कमाल की है कि सरकार उनको नौकरी नहीं देना चाहती। और इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती है क्योंकि उन्हें भर्ती गलत की है। और भर्ती में जिन लोगों का अधिकार छीना है वो सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित परिवार के बेटे, जिनका अधिकार इस सरकार ने छीना है। और ये अगर बात नहीं ठीक है तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसका भी जवाब देगी। माध्यमिक स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर स्कूल बंद हुए हैं। और जो बोर्ड की परीक्षाएं लीक हुई हैं, पूरे देश में बड़े पैमाने पर बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार 10वीं और 12वीं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? 10वीं और 12वीं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इसके लिए अगर कोई सरकार के पास जवाब हो तो बताएं। और जो बच्चों ने जान दी है नीट की परीक्षा में, जब परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से और सभी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। और हमें उम्मीद है कि सरकार उन बच्चों की मांग मानेगी जिन बच्चों ने ये शर्त रखी है कि उनके परिवार के लोगों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। जब उच्च शिक्षा में जिस तरीके से भर्ती हो रही है, अध्यक्ष महोदय, जो उच्च शिक्षा की भर्ती है उसमें जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनके बारे में तो क्या चर्चा करें कि जब संस्था पे सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति ही अन्याय करेगा तो पूरी संस्था में अन्याय होगा। जब से ये सरकार आई है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन सब संस्थाओं में एक रंगी लोगों को बैठा करके उन संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। और न केवल उन संस्थाओं को खराब कर रहे हैं, बल्कि अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। और जब नौकरी की बात आ जाए तो अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर भर्ती में भी जो हर साल में कितनी भर्ती होती थी, कभी 80,000 भर्ती हुआ करती थी, अब भर्ती केवल 10,000 हो पा रही है। आखिरकार अध्यक्ष महोदय, सरकार नौजवानों की पढ़ाई और नौकरी पे हमला क्यों कर रही है? और नौकरी पे हमला क्यों हो रहा है?
जब आप ये कहते हैं कि हमारे नौजवान हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड बन करके आए हैं, कहीं यही नौजवान हमारी आपदा न बन जाए, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी, तो तरक्की भी पक्की होगी। और ये तरक्की नहीं चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा पर और परीक्षा पर हमला कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद देता हूं। और जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप, जो 24 में बिल लेकर के आए थे, उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या? उसका स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है? या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है। और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अखिलेश जी बिल पे। और अध्यक्ष महोदय, आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, शिक्षा की रक्षा के लिए जो आंदोलन हुआ है वो हमेशा आंदोलन जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आपका। श्री अभिषेक बनर्जी। Thank you, sir. I rise here today to speak on the Public Examination Amendment Bill 2026. We support this bill, but I want to make it very clear in the beginning that just because we support this bill doesn't mean, or the government should expect us to applaud those who set the world on fire because they turn up with a bucket of water. We support this bill and the amendment because no responsible political party अरे चुप कीजिए। या तो मैं बोलूं, सर प्लीज पुट द हाउस इन ऑर्डर। चुप कराइए, आप इनको बोलिए। 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म करो, शर्म करो। इसको बंद कराइए, सरसा होने दीजिए, सरसा। सर, every student deserves the. Sir, every student deserves. बैठिए, बैठाइए इसको। सर, आप देख लीजिए चर्चा कौन चाहता है, चर्चा कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है।
सभी से निवेदन है, सर बिल पे सभी से निवेदन है, आप सब लोग बैठिए प्लीज। सभी से निवेदन। सर बिल पे चर्चा कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है ये साफ है सर, ये दिख रहा है। Every student deserves the assurance that examinations should be fair. Every parent deserves the confidence that success is determined by hard work, talent and integrity, not by money, influence or organized criminal syndicates. But support for this bill cannot be a substitute for accountability. A stronger law is necessary, yes, but by itself is not sufficient. If examination continues to be compromised by systematic failures, no amendment, however stringent, will restore the faith that millions of students have lost. That is the question before this August House today, sir. But let me also say this. The bill that is being discussed is not a solution. Rather, this bill is an admission. It is an admission that the NDA and the BJP government have failed. It failed to protect examinations. It failed to protect the students. It failed to protect the merits. And today, after the failure exploded across the country, it wants Parliament to believe that increasing punishment will erase 12 years of incompetence. Well, it will not. This government has mastered one art. Whenever governance fails, they change the law. Whenever administration collapses, they increase punishment. Whenever institutions fail, they announce another committee. But governance is not done by headlines. Governance is measured by outcomes. So what is the outcome? So paper leak after leak, exam cancellation after exam cancellation, student pushed into depression, parents pushed into debt, dreams pushed into uncertainty. So the BJP government calls itself a government of New India. Sir, young India today asks only one question. If this is New India, why do our examination paper leaks with such remarkable consistency? Ask them to be quiet. आप बैठिए। नहीं, आप पहले बैठिए। नहीं, आप बैठिए। इनको हंगामा करना है तो हंगामा करें। सर यही नहीं चाहते हैं सदन चले। किसी का कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, केवल जो भक्ता है उसका रिकॉर्ड में जा रहा है। प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड। यू विल सीट। सर वहाँ से भी दूसरे ट्रेजरी बेंचेस के जो मेंबर्स चिल्ला रहे हैं, आप उनको भी बोलिए शांति बना के रखिए। आप अपना विषय रखिए, अपना विषय रिकॉर्ड में जा रहा है। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग चुप रहे और ये लोग चिल्लाएं। आप बैठे सब। सर मैं बैठाओ। He's disturbing continuously. Don't disturb the speaker, please. Discussion. Don't disturb the speaker. The treasury benches doesn't want the house to run. They don't want discussion. Those two are going on disturbing. No, you are not allowed to speak. Sir, you tell them no. Why not? If No they can mercy. speak from there, This type of behavior you not can't good. silence and stifle the voice of Please sit. opposition. Please sit. You cannot do that. Please sit. No. They are all sitting. They are all Every sitting. member of Please this be house, seated. Please be every seated. member of this house has to be treated Please equally. be seated. You continue, please. Why you are disturbing so much? Sir, if this new India, sir, if this is our new India, why do our examination paper leaks with such remarkable consistency is the question I would like to ask, sir. Every year, the government promises a new system. Every year, students get the same old scandal. The names of examinations change. The names of victims change. The names of accused change. But somehow, the crime and the government never changes. Sir, every time there is a paper leak, the government reacts as if they were seen as an unforeseen act of God, as though lightning has struck out of a clear sky. But that's not reality, sir. This is not lightning, because lightning strikes once. Paper leaks in today's India has become a pattern. It has become a system. And when the same failure repeats itself year after year, it ceases to be an incident or an accident. It becomes a system. And when a system repeatedly fails, the responsibility lies not only with the students, but with those who are entrusted to govern the country. The government keeps saying, we are the strongest government.
we are the most decisive government, we are the most nationalist government, really. I would like to ask the government, if you are so competent, so efficient, and so strong and decisive, the government is so competent, then why can't it secure a sealed question paper? You say you can monitor satellites. The government say it can track missiles. The government say it can defend cyberspace. Yet somehow, sir, confidential examination papers seem to be travel faster than the government can detect them. What does it say about the state of affairs of the current government? And then comes the ultimate irony. A government that speaks tirelessly about national security has in some instances reportedly had to resort to extraordinary helicopters being used of Indian armed forces and Indian air forces to transport examination papers. Think about it, sir. Think about it for a moment. If a question papers requires the level of protection normally reserved for matters of national security, what does that tell us about the examination system? It tells us that the problem is no longer the paper. The problem is government's inability to protect it. Chairman, sir, the youth of India did not ask for helicopters. They asked for honesty. They did not ask for empty slogans. They asked to secure their examinations. They didn't ask for publicity. They asked for fairness. Sir, let us remember what happened in the last 2 months. Lakhs of students in different parts of the country, young boys, girls, everyone came onto the streets. Young boys, young girls, medical aspirants, engineering aspirants, students whose only crime was to ask government the right questions, and those who were believing in merit. Instead of listening to them, what did they receive? The government offered them barricades, danda, police lathi charged, pellets, guns were fired on them, tear gas. This government seems to believe every protest is a conspiracy. Every student is an enemy. Every question is an anti-national. Let me ask the treasury benches. When students ask for justice, why do you first inflict brutality, or what your first instinct becomes force instead of a dialogue? Why are young Indians treated as a law and order problem instead of stakeholders? History is witness, sir. Sir, let me give you some examples from the past. Sir, in the last 12 years, let me give you a record of all the paper leaks that have taken place in the last 12 years, sir. Sir, CBSE Class 12 paper was leaked in 2014. No conviction on record. Sir, 2015-16 CBSE pre-medical entrance paper, there has been 4 instances leaked in 3 separate years, 2015, 2016, 2017. No conviction has taken place so far. 2015-16 again, AIPMT, All India Medical Entrance. Question papers were leaked across 10 states. What is the result? Supreme Court scrapped the exam. No conviction has taken place. No conviction on record. Sir, SSC CGL 2017, CBI investigation was ordered on an alleged paper leak. 0 convictions from that case, and CBI probe is happening to date. To date, there has been no development till now. Army Common Entrance Exam leaked in 2017, CBI investigation ordered, 0 conviction, CBI probe ongoing. So CBSE Class 10, Class 12 Economics, both papers leaked, no conviction so far. 2021, JEE Main, irregularities found, CBI probe ordered, no conviction so far. So 2021, UP TET, CBI investigation ordered, 0 conviction so far. 2022, Rajasthan REET recruitment exam leaked. Case is currently under trial. Telangana Public Service Commission 2023 leaked over
25,000 question papers were leaked which affected 25,000 candidates. Zero convictions. CBI probe ongoing. 2024, after the government was voted to power, NEET UG, UGC NET, Patna leak took place. Education minister told the parliament there was no evidence of any leak in the last 7 years. So zero convictions has been taking place in the last 2 years. In the UGC NET, exam was cancelled a day after a day after the nationwide protests were held. CBI closure report found no evidence of leak. So let me give you another table. Sir, in the last 12 years, at least 17 exam-related fraud investigation, including NEET, UG 2024, UGC NEET, SSC CGL, JEE Main, WBSSC, HP Police, these are all being probed by CBI, but there has been zero conviction in the last 12 years. Enforcement Directorate, at least 11 PMLA proceedings attaching crores in alleged proceeds. There has been zero conviction in the last 12 years. Sir, the BJP government should remember, every generation eventually writes its own report card. And the report card this generation is preparing for the current incumbent and the NDA government will have only one word on the top of the report card, which will say failed. Failed to protect the examination, failed to protect merit, failed to protect trust, failed to protect one's dignity and honor. So the government now say, we have increased punishment. Wonderful. But punishment for whom? For criminals? Good. For organized syndicates? Good. But where is the punishment for administrative negligence, sir? Where is accountability of examination authorities? Where is the accountability of ministries? Where is accountability of the officials? Where is the accountability of vendors who failed lakhs of students? The bill is almost completely silent on this very pertinent question, sir. This is the government's model: privatize responsibility, nationalize credit, and socialize failure. Chairman, sir, the government has informed Parliament that it doesn't maintain any data on paper leaks. Imagine, it says it doesn't maintain any data on paper leaks. The government knows how many toilets it has built. They know how many bank accounts exist. They can conveniently use Pegasus to spy on opposition members, to keep a track of their phones and messages. How many digital transactions happens every second, but it does not know how many examination papers were leaked. And now let us examine the performance, sir. The fact that we are debating this amendment and discussing this amendment today, 2 years after the main bill was brought in the House, is a testament to the fact that the bill was a complete failure, and every 2 years or 1 year, government needs a new amendment. So today, 2 years later, this government itself is bringing amendment because they also realize that the problem persists. If implementation fails, how does increasing the sentence solve the problem? A weaker investigation doesn't become strong because punishment becomes harsher. So young generation today, especially the young India, is smarter than the BJP thinks. Generation Z or the millennials do not believe in every slogan. They ask for receipt, they ask for outcomes, they ask for accountability. So they ask, if you promise secure examinations in 2024, why are we debating another emergency amendment in 2026? That is the question the government cannot answer. Young Indians today don't fear competition, they fear corruption. They don't fear merit, they fear manipulation. They don't fear examinations, they fear the system. And when young people stop trusting the system,
democracy itself becomes weaker. So students are not asking for sympathy. They're asking for certainty. They're asking for one simple guarantee. If I study honestly for 2 years, let not somebody buy my future overnight. Is that too much to ask for, sir? The BJP constantly tell the young Indians, be patriotic. Let me say this today. The highest form of patriotism is protecting merit. When you ask someone to be patriotic, the highest form of patriotism is to protect the merit. The highest form of nationalism is ensuring that a daughter of a farmer or a son of a daily wage earner gets on equal terms with a son of a crony or a crony billionaire friend. That is nationalism, that is patriotism. Today, we support this bill, this amendment, because students deserve every possible protection. But we refuse to allow this government to convert legislation into a certificate of innocence. This bill cannot wash away 12 years of incompetence and failure. It cannot erase cancelled examinations. It cannot erase broken dreams. It cannot erase the humiliation faced by lakhs of young Indians. And it certainly cannot erase the images of students who came seeking justice and were met with barricades and pellet guns instead of love and compassion. Governments are not remembered by the speeches they made, the speeches they make. They are remembered by the generation they leave behind. The government promised Amrit Kal. Instead, millions of students today has experienced anxiety Kal. They promised opportunity, but the students received uncertainty. They promised merit, but they delivered manipulation. They promised confidence, but what the students inherited is fear. Young India will remember who stood with them today. Young India will also remember who questioned them. And young India will remember who tries to suppress their voice instead of protecting their dreams. Supporting this bill doesn't absolve the government, but until this government understands that accountability begins at the top, not at the bottom, the future of India's students will remain vulnerable. And finally, sir, let me expose the biggest contradiction of this government. अभी 2 दिन पहले इंस्टाग्राम में प्रधानमंत्री जी का वीडियो आया, वहां पे उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की चर्चा की. Sir, the government proudly inaugurated the very first hearing of the so-called fast track court in the NEET paper leak case. They have been telling the country that this amendment will ensure speedy justice through special courts and time-bound trials. But what happened on day one? Kal ki baat hai, sir. The special judge had to adjourn the hearing because no one appeared on behalf of CBI till 10:45 a.m. in the morning to oppose the bail application of the accused. This is the truth of BJP government, sir. Sir, on television, they promise fast-track justice. Inside the courtroom, they cannot even ensure the presence of their own lawyer. If the prosecution itself doesn't show up on the very first day, what confidence should India's student have in this government's promise of speedy justice, sir? Is the question I would like to ask the Treasury benches. Sir, this is exactly our objection to this bill. The problem is not merely the law. The problem is the government's capacity and government's intention to implement it. You can create 10 fast-track courts. But if the investigating agency is absent, if the prosecution is unprepared, if the accountability is missing, then justice continues to be delayed. I'm finishing just 20 more seconds. The youth of India are not asking for bigger headlines. They are asking for better governance, sir. They are not asking for another amendment. They are asking for government that takes their future seriously. Okay. A government that cannot ensure the presence of its own lawyer in the very first hearing of the country's biggest examination scam has no moral authority to lecture India's students about discipline and accountability. Accountability must begin with the government itself. The dreams of India's youth cannot be built on fear. They can only be built on fairness,
ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। अन्याय की नींव पर भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है सर। Thank you. This will be my appeal Please to the conclude. government. Thank you. Thank you. Honorable Member Shri Dayanidhi Maranji. Sir, vanakkam sir. Varga Tamil. At this moment, I'd like to start my discussion saying that enough is enough. Ban NEET, abolish NEET. Sir, till now in India, 107 people, students, children have committed suicide because of the competitive exams. Out of the 107, 93 students are specifically related to NEET examinations. Sir, in 2026 alone, this year, nearly 14 students have committed suicide because of NEET. So in Tamil Nadu, till date, 26 young children have committed suicide because they are not able to handle the peer pressure. And all of them are a varied segment, not only from the villages, but also from the cities. Sir, I thought the speaker will be there. The constituency which the speaker represents, Kota, 40 students have committed suicide till date, sir. And they are not only from Rajasthan, but they are all from the other places. They are coming to the coaching centers to get trained to compete in competitive exam. And the BJP government there came with a fantastic idea of preventing the suicides that are taking place there. You know how they did it, sir? Because the students were hanging in the fans. So they said, let's remove the rods and put a spring instead of the rods. So the student tries to hang, they will not kill themselves, the fan will come down. Sir, the same thing is this law. The bill which they are bringing today. You are not addressing the core issue. Yes. The core issue is NEET. NEET is not necessary. NEET is not uniformity. NEET is against the students, the first-time students who are coming from the first-generation students who want to become doctors. Sir, you have not thought about it. We do not have a uniform educational system in our country. What is system followed in Tamil Nadu is not being followed in Kolkata or West Bengal or in Nagaland. Each one is still studying in our native languages. In our language, sir, people who are studied in Tamil medium schools have gone sky high. Sir, we are all talking so proudly of Mr. Abdul Kalam. Where did he study? He studied in a Tamil medium school and he is now rose to be the top missile man. Dr. Mailsamy Annadurai, the head of the ISRO, who launched the mission to Mars. Sir, he studied in a Tamil medium school. Sir, let me say, sir, DMK and Tamil Nadu were the first to voice their opposition in NEET. We said it's not for misadministration, but because the fundamental design itself, where a single high-stake national test determines access to medical education for every aspirant. Sir, this debate is for poor students who dream that they can become doctors, who dream they can achieve what their parents, who are ordinary farmers, laborers, daily wages, cannot achieve. Sir, in Tamil Nadu, DMK has opposed it from the very beginning. We opposed it when it was proposed. We opposed it when it was imposed. We opposed it when the students lost their seats. We opposed it when students lost hope. We opposed it when students lost their life. We want the house that NEET would become a coaching center examination rather than an aptitude test. Unfortunately, sir, our warnings were never heard. Sir, as early as DMK, as February 2016, our late leader, Tirumutamazhigar Kalaignar, protested against any form of technical education entrance exam. He reasoned how it creates an unfair playing field where some section of students were predisposed to success and majority would fail. In 2016, the DMK voted against NEET in the Rajya Sabha. In 2017, over 9 instances where the DMK fought tooth and nail against NEET. A resolution was introduced in the DMK general body meeting seeking exemption for Tamil Nadu for NEET, and we protested outside the union government's offices in Tamil Nadu. MPs from Tamil Nadu met the Honorable Prime Minister Modi on February 17, 2017, explaining him why we don't want NEET and why we are against it. Our students were affected by NEET.
Our leader in July 2017 launched a statewide human chain protest against NEET. In September 17-year-old Anita from Arya Road took her own life. She is for a Dalit girl, a first generation student who was a topper in her class. And all our teachers and our parents, everyone used to appreciate, tap and say, you will become a doctor. You are such a good student. NEET was introduced. That time, then Finance Minister Mrs. Nirmala Sitharaman said, NEET will not come for Tamil Nadu. But NEET came. She could not go ahead because she never went to a coaching center. She never had the financial strength to get trained as because she was from a small village. Who was the topper in our school? Failed miserably. She could not take the depression because she thought she failed her entire society. She took her own life. Sir, we salute her sacrifice because Allah has given us the urge to fight against it all along. Sir, DMK has been organizing state-level conferences to abolish and ban NEET. Sir, in 2018, we moved not just our own assembly, but our leader wrote to all, our leader, M.K. Stalin, wrote to all CMs to resist NEET. In 2019, in this house, all MPs, we protested against NEET. In 2020, our leader, M.K. Stalin, wrote to the Prime Minister, warning him about the dangers of NEET. He again held an all-party meeting and urged the entire political conscience of Tamil Nadu to unite against it. In 2020, sir, we approached the courts seeking relief from entrance exam. Our youth wing secretary and former deputy chief minister of Tamil Nadu, Udayanidhi Stalin, launched a statewide protest against NEET, rallying the youth. In 2021, our leader, M.K. Stalin, formed the A.K. Rajan committee to study the effects of NEET on the students of Tamil Nadu. We passed a unanimous resolution to ban NEET in Tamil Nadu, but the then governor, your governor, refused to give passage to the bill. We MPs demanded action and protested once again in Parliament. Once again, our leader united all parties across Tamil Nadu in this fight against NEET. In 2022, our leader urged the Prime Minister again against NEET. But it all fell on deaf ears, and through an annual, nothing happened. Sir, our leader, M.K. Stalin, is urging the Prime Minister to abolish NEET because we feel that it is against the poor people. Because it is encouraging not people to study till 12th. Because it is saying that whatever marks you get in your 12th is not good enough. You have to now go to a coaching center where they have to spend 5 to 10 lakhs a year and study for it. Sir, we had a campaign in Tamil Nadu and we secured 85 lakh signatures in our campaign against it and sent it to the President of India.